हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम BHIE 145 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं बेसिकली। ये बेसिक जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं वही क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैंने टॉपिक वाइज कराने वाला हूँ ताकि आपको एक टॉपिक के रूप में याद रहे। ठीक है, एग्जाम में तो क्वेश्चंस आते ही हैं। मैंने ये क्वेश्चंस बेसिकली आपके प्रीवियस ईयर से उठाए हैं और यहाँ पे मैं इनको एक्सप्लेन भी करूँगा, आपको मैप भी दिखाऊंगा कि ये जो हम बात करने वाले थे यूरोप की, ये कहाँ पर है। शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको बताऊं कि यूरोप कहाँ है। ठीक है, ताकि आपको एक अंदाजा रहे कि हम हाँ इस द्वीप की बात कर रहे हैं। तो यूरोप एक द्वीप है, आपको पता होगा। तो ये बेसिकली, एक मिनट सॉरी, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ की हम बात करने वाले हैं। तो ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, इतना, एक मिनट, यहाँ पे जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है, ये यूरोप का पार्ट है। ठीक है, ये जो देश है जितने भी आते हैं यूरोप के अंदर आते हैं। सॉरी, ये टर्की वगैरह नहीं आएगा इसमें। ठीक है, इतना जो पार्ट है ये आपका एशिया में आता है। ठीक है, बाकी ये वाला जो पार्ट है, जो बाकी के जो दिख रहे हैं ना आपको आपके सामने, जिसमें से कि ये है आपका पुर्तगाल से लेके ऊपर यहाँ पे जो ये जो देश है, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और ये रशिया का कुछ पार्ट। ठीक है, मोरक्को वाला जो पार्ट है वो यहाँ आता है, यानी कि मोरक्को उसकी राजधानी है शायद। तो वो वाला पार्ट और यूक्रेन तक। ठीक है, यूक्रेन तक जो पार्ट है ये आपका कहाँ पे आता है, यूरोप के अंदर आता है। ठीक है, यूक्रेन वगैरह, ये टर्की जो है ये एशिया में आती है। ठीक है, तो टर्की को आप एशिया में लेके चलना है आपको। ठीक है, बाकी आपने देख ही लिया है कि कौन कौन से देश आएंगे इसके अंदर। आप जो थोड़ा जो है इसको पॉज करके देख लेना। आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इसमें इतनी कंट्री आती हैं। ठीक है, आपकी एक नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया कि हम यहाँ की बात करने वाले हैं। बाकी आपने हिस्ट्री में काफ़ी बार पढ़ा होगा यूरोप के बारे में, पर मैं आपको आज बताने वाला हूँ सब कुछ यूरोप के बारे में, जो भी आपकी बुक में है, जो आपके सिलेबस में है, जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं जहाँ से, उनके बारे में बात करने वाले हैं। और ये बस एक सब्सक्राइबर है हमारी, उनकी वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी ला रहा हूँ। इस वीडियो को मैं बेसिकली एग्जाम के टाइम पे बनाने वाला था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपने रिक्वेस्ट की है तो ज़रूर जो है कोशिश करता हूँ मैं कि हाँ सबकी जो रिक्वेस्ट है उसको मैं करूँ, उन पे काम करूँ और उनको थोड़ी हेल्प करूँ। उनको, जो लोग पढ़ने वाले हैं वो देखते भी है। मुझे पता है कि व्यू ज़्यादा नहीं आएंगे, लेकिन जितने लोग देखेंगे वो पढ़ने वाले होंगे, मुझे पता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो है फ्रांस की क्रांति के बारे में। ठीक है, डेट तो आपने देख ही लिया है, 1789, 1789। तो ये फ्रांस की क्रांति के कारण पूछता है बेसिकली आपको इंग्लिश में, सॉरी एग्जाम्स के अंदर, कि भाई क्यों हुई थी, रीजंस क्या थे, क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से फ्रांस की क्रांति हुई। तो हमें पता तो है, लेकिन हम रिवाइज नहीं कर पाते कि भाई क्यों क्यों हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, क्योंकि वो एक बेसिकली स्टोरी फॉर्म में लिखा होता है, तो हम याद नहीं कर पाते इन चीज़ों को, हम पॉइंट में हम लिख नहीं पाते, तो हमें वो पैराग्राफ बना के भरना पड़ता है, उससे हमें नंबर कम मिलते हैं। तो मैंने पॉइंट बनाए हैं, आपको एग्जाम में ये आप लिख सकते हो। ठीक है, इनको आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। डिस्क्राइब का मतलब आपको विस्तार में लिखता है, 2-3 लाइन एक ही टॉपिक के ऊपर आपको लिख देनी है, उससे आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, और उससे आपके नंबर अच्छे आएंगे जो मेरे वीडियो देखते हैं, उनके आते ही है। सबसे पहले आर्थिक असमानता बढ़ रही थी, जिसकी वजह से फ्रांस की क्रांति हुई। अब ये कारण है आर्थिक असमानता का बढ़ना, यानी कि जो आपको पता है 3 प्रकार के वहाँ पे भी बेसिकली कुल थे, वर्ग थे, जो लोगों को बांटा गया था। पहले थे पादरी, यानी कि जो पंडित वगैरह थे, और दूसरे थे कुलीन वर्ग, यानी कि राजा वगैरह जो है वो लोग थे, और तीसरे नंबर पे थे सामान्य लोग, यानी कि जो वहाँ के वैसे लोग हैं जैसे कि हम लोग हैं ना वोटर्स टाइप में, वैसे ही वो लोग थे। ठीक है, ऐसे इंडिया में महाराजा थे और जो पंडित वगैरह थे वो लोग थे, और बाकी के जो लोग थे नॉर्मली, जो बेसिकली जो टैक्स देते थे, टैक्स पेयर जिनको हम कहते हैं, वो थे, उनको हम सामान्य लोग कहते हैं। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा है वित्तीय संकट, यानी कि इकोनॉमी जो थी वो बहुत ज्यादा बेकार हो गई थी, कहाँ की, फ्रांस की। ठीक है, जिसकी वजह से, वित्तीय कारणों की वजह से भी वहां पे जो है क्रांति देखने को मिली है आपको। ठीक है, लोगों में देखो अभी भी आप देखते हो इंडिया में भी तो संघर्ष बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, हम पैसों के पीछे भागते हैं, और जरूरी भी है आज के जमाने में, क्योंकि सब चीज अब कुछ भी मतलब बिना पैसों के आप नहीं कर सकते। तो उस समय भी यही संकट वहां पे पैदा हो गया था। ठीक है, जैसे कि हमारे देश में आज बनता हुआ जा रहा है, ऐसा ही उस समय था। उसके अलावा सामाजिक अन्याय वहां पे देखने को मिल रहा था। कह रहा है कि जो तृतीय वर्ग था, यानी कि जो ये वाला वर्ग था ना, सामान्य लोग, जो नॉर्मल पीपल होते हैं, मैंगो पीपल्स,
तो ये संख्या में बहुत ज़्यादा थे, इनको टैक्स का बोझ बहुत ज़्यादा हो गया था इनके ऊपर, ठीक है? टैक्स पेयर के रूप में ये सामने आए थे। तो जिससे कि हम लोगों पे भी टैक्स का बोझ बढ़ते जा रहा है, सामान्य लोगों पे, क्योंकि मिडिल क्लास व्यक्ति ही टैक्स भरता है। अमीर लोग टैक्स नहीं भरते हैं, ठीक है? तो ये आपको याद रखते हुए चलना है। थोड़ी इकोनॉमिकली जो हम चीज़ों को भी देखते तो अच्छा रहता है। हमें उस देश की जो कंडीशन है वो पता चलती है कि भाई हाँ, किस खेत की मूली है, ठीक है? कि कहाँ है वो। तो उसके अलावा एक और कारण है कि भाई ज्ञानोदय के विचार, यानी कि जो एनलाइटमेंट पीरियड आप जिसको कहते हो, तो वो वहाँ पे आपको पता है पहले हुआ एनलाइटमेंट पीरियड, जिसकी वजह से लोगों में ज्ञान आया कि भाई इम्पोर्टेंट क्या है कि भाई हम स्वतंत्र रहे, समान रहे और लोकप्रिय संप्रभुता, यानी कि लोगों के अंदर सोवर्निटी पैदा हो कि भाई जो भी देश है वो लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा और जिसमें हम भागीदार होंगे, हम लोगों को, यानी कि जो हमें पसंद आएगा उसे हम वोट देके जिताएंगे और हमारा देश स्वतंत्र होगा हर तरीके से, ठीक है? सब कुछ समान होगा, कोई ऐसा नहीं होगा कि वो कोई बड़ी जाति वाला है तो उसको ज़्यादा सम्मान मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? जैसे कि पहले राजा महाराजा थे, तो उनको ज़्यादा सम्मान मिल रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? तो ये जो विचार थे, इन विचारों पे जोर दिया गया, ठीक है? और कह रहा है कि कमज़ोर नेतृत्व जो है, वो आपको देखने को मिला है, यानी कि जो राजा थे, राजा लुईस 16वाँ जो थे, तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर नेतृत्व वाले व्यक्ति थे। वैसे उनके विचार बहुत अच्छे थे, वो चाहते थे कि कुछ काम करें, लेकिन उन्होंने वो चीज़ों को, मतलब एक तरीके से जो मैनेजमेंट था वो सही से नहीं कर पाए। तो गुस्सा लोगों का और बढ़ गया उनके खिलाफ, क्योंकि एक तरीके से वो ना, उनकी जो वाइफ़ थी, पता नहीं कौन थे, या वो भी विलासिता टाइप के व्यक्ति थे, यानी कि खर्च करने के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस था उनका ध्यान। तो इस वज़ह से भी जो है खर्चा ज़्यादा हो गया, तो उन्होंने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स बढ़ाने की वज़ह से लोगों पे बोझ बढ़ गया। जैसे कि अभी आप देखते हो ना, इंडिया में हमारे जो अ, जितने भी नेता वगैरह हैं, ठीक है? जो भी छोटे से लेके बड़े लेवल तक जो होते हैं, ये सब टैक्स खाते हैं, है ना? हमारे पैसों का, हमारा जो टैक्स जो हम पे करते हैं उसका खाते हैं। तो ये अपनी फ़ायदे के लिए हमसे ज़्यादा टैक्स वसूल करते हैं। आपको देखने को, आप देखते हो कहीं कुछ काम हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। जैसा था वैसा ही सब कुछ पहले से जैसे चल रहा है। कोई एक्स्ट्रा काम नहीं, कोई कुछ नहीं हो रहा है। ये पैसा जा कहाँ रहा है? इन नेताओं की जेब में, ठीक है? तो ऐसा किसी एक पार्टी के साथ नहीं है, सभी एक जैसी हैं, ठीक है? आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि कोई बेहतर पार्टी हो जिससे हम कोई अपेक्षा रख पाएँ, ठीक है? और ये जातिवाद तो और फैल गया है, ठीक है? उसके अलावा देखो, मैं कंपैरिज़न कर रहा हूँ इसलिए ताकि आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पैदा हो जाए कि हाँ, इंडिया में और यूरोप में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है? हाँ, उस समय का जो हमारा जो दौर था, जब हम इस समय की बात कर रहे हैं कि भई 17 या कौन-सा समय है, सॉरी 1789 का, तो उस समय इंडिया की हालात जो है थोड़े ठीक थे, लेकिन आज जो हालात हैं वो कुछ ऐसे ही जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना? राजा है और मंत्री है, ठीक है? उसके नीचे जो भी लोग हैं, जो बैठे हुए हैं, वो लूट रहे हैं देश को दबा के। ऐसे ही हालात जैसे आज हैं देश के, ऐसे ही यूरोप के बहुत सालों पहले थे, ठीक है? प्रभाव क्या हुआ क्रांति का? सबसे पहला है राजनीतिक परिवर्तन आया, ठीक है? पॉलिटिकल चेंजेस आए, जैसे कि पहले जो राजा थे कि भाई राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा नहीं हुआ। वो सब चीज़ें खत्म कर दी गई कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, लोकतांत्रिक देश है। राष्ट्रवाद का हम लोगों के अंदर उदय हुआ, ठीक है? कि भाई अपने राष्ट्र के प्रति बेसिकली सोचना, उनके प्रति सम्मान राष्ट्र के प्रति, ठीक है? और जो राजतंत्र था, यानी कि जो राजा का शासन था, वो खत्म हो गया। दूसरी चीज़, सामाजिक परिवर्तन आया लोगों में कि भाई समानता जो है वो बढ़ी, ठीक है? समानता यानी कि जो असमानता थी वो कम हुई, समानता बढ़ी और धार्मिक जो स्वतंत्रता थी वो बढ़ी कि भाई आपको जो भी धर्म आपको पसंद आता है, आप उसको फ़ॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार को क्यों दिक्कत होनी चाहिए उस चीज़ से? मेरा धर्म है, मेरी मर्ज़ी, मैं अपने धर्म को फ़ॉलो करूँ या किसी और का धर्म को अपनाऊँ, ठीक है? तो वो मेरा व्यक्तित्व है, मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए उस चीज़ के ऊपर, है ना? ना कि किसी सरकार की। लोकतंत्र का मतलब यही होता है। उसके अलावा आर्थिक परिवर्तन, यानी कि जो इकोनॉमिकल चेंजेस आपको देखने को मिले, यानी कि नई आर्थिक व्यवस्था वहाँ पे पनपी और विश्वव्यापी प्रभाव आपको देखने को मिला। आप देखो, फ्रांस की क्रांति, यूरोप की क्रांति, आप बहुत बार सुनते हो। तो ये कहाँ से आया? लोगों के अंदर जब जागरूकता पैदा हुई, ठीक है? लोगों ने जब सवाल पूछना शुरू किया, जब लोगों ने एजुकेशन लेना शुरू किया, टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया, तो उनके दिमाग में आया कि भाई ये सरकार जो है ये क्या काम कर रही है, या ये जो राजा है ये हमारे लिए कुछ काम ही नहीं कर रहा है, ये तो बस अपना ज़िंदगी का मज़ा ले रहा है हम हमारे टैक्स से। तो वो सोच उनके दिमाग में पहले आई हमसे। हम जितना मर्ज़ी कह लें कि भाई इंडिया में ज़्यादा अच्छा था, हम लोग ज़्यादा सही थे, लेकिन उन लोगों के अंदर जो पहला
सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट आया उन लोगों के अंदर आया, है ना? हम जितनी बुराई कर ले, लेकिन हमें सीखना चाहिए देशों से। हम बुराई करते रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, हमें सीख लेनी चाहिए देशों से, ठीक है? किसी और से, चाइना से आप देखो आप, हमसे बाद में आज़ाद हुआ, हमसे कितना आगे निकल गया है ना? तो चिढ़ने वाली बात नहीं है, सीख लेनी चाहिए उन लोगों से हमें, राइट? राष्ट्रवाद का विकास, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है? विश्वव्यापी प्रभाव पड़ा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका प्रबोधन युग, यानी कि वही एनलाइटमेंट पीरियड। तो इसके बारे में सवाल आता है आपका, भाई ये क्या है, कैसे है? तो मैंने बता रखा है यहाँ पे कि भाई 18वीं सदी में यूरोप पर हावी था, क्या? एनलाइटमेंट पीरियड, प्रबोधन युग, ठीक है? तो बेसिकली इसका जो अर्थ है प्रबोधन का, इसको बोलते हैं तर्क का युग, यानी कि डिबेट। तर्क मतलब होता है जब आप किसी से सवाल पूछते हो, है ना? अपने राजा से, अपनी जो नेता है, ठीक है? जो भी संसद में बैठते हैं हमारे, उनसे जब आप सवाल पूछते हो, वैसे तो आप पूछ ही नहीं सकते, है ना? काट देंगे, मार देंगे, है। तो कंडीशन बहुत खराब है इंडिया की आज के ज़माने में, तो आप सवाल ही नहीं पूछ सकते इन लोगों से। तो ये बेसिकली प्रबोधन युग का मतलब होता है तर्क करना, सवाल पूछना, अपनी जो भी मतलब जिसको हमने बैठा रखा है कि भाई तू राज कर, तू हमारे देश को संभाल, है ना? तो आप जो उससे आप सवाल पूछना चाहिए, लेकिन हम नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर ताकत ही नहीं है, डर रहे हैं हम लोग उन लोगों से। हमने उनको जिताया और हम ही उनसे डरते हैं। इसके पीछे मतलब क्या बताऊँ, छोड़ो। इसमें तर्क पर जोर देते हैं लोग, ठीक है? यानी कि डिबेट करना, ठीक है? और वैज्ञानिक क्रांति आपको मिलती है इसमें। प्रबोधन मतलब विज्ञान, टेक्नोलॉजी का विकास भई। जब भी आप सुनो ना प्रबोधन, तो आप सोचो कि डिबेट करना, ठीक है? डिबेट मतलब सवाल-जवाब करना और टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना, ठीक है? तो 17वीं सेंचुरी में यहाँ पे जो है वैज्ञानिक क्रांति आपको मिली थी और यूरोप के अंदर। उसके अलावा सामाजिक और राजनीतिक सुधार आपको देखने को मिले, कहाँ पे? यूरोप में। समाज के विकास पर जो है प्रभाव पड़ा इससे, किससे? प्रबोधन युग से, एनलाइटमेंट पीरियड से, ठीक है? एनलाइटमेंट मतलब लोगों का दिमाग खुला, लोगों की बत्ती जली दिमाग की कि भाई हाँ, सवाल पूछने चाहिए हमें अपनी सरकार से, अपने राजा से कि भाई ऐसा क्यों नहीं कर रहे हमारे लिए, ठीक है? हमारी सुविधा क्यों नहीं है? उसके अलावा साम्राज्यवाद, एक और टॉपिक। इसका मतलब क्या होता है? साम्राज्यवाद जैसे नाम से पता चल रहा है, अपने साम्राज्य को विस्तार करना, फैलाना, ठीक है? अब पहले के जो राजा महाराजा थे, वो भी यही सब काम करते थे, है ना? कि भाई जहाँ पे वो राज कर रहे हैं, अपने बगल वाला जो राज्य है पता चल रहा है, उस पर अटैक करके उसको अपने अंदर मिला लिया। तो इसको बोलते हैं साम्राज्यवाद, यानी कि अपने राज्य को फैलाना, ठीक है? जैसे कि अभी चाइना करता है, चाइना किसी भी देश को कुछ पैसे दे देता है, ठीक है? और उसको अपने देश में मिला लेता है कि भाई अब आज से तू भी चाइना हो गया, है ना? तो इसको साम्राज्यवाद कहते हैं। जैसे कि ब्रिटेन ने, यानी कि जो बेसिकली जो अंग्रेज लोग थे, उन्होंने हम पे जो राज किया, वो भी साम्राज्यवाद की पहचान है। उन्होंने हमारे को एक कच्चे माल के रूप में यूज़ किया, यानी कि हमारे देश के जो पदार्थ थे, जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, उनको यूज़ किया। तो हम उसके लिए क्या थे? एक तरीके से निर्यातक, हमारे सामान को बेसिकली हमारे यहाँ के जो सामान है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उनको यूज़ करेगा, उन्हीं को हमें बेच रहा है, ठीक है? महंगे दामों पे। शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अन्य कमजोर देश पर अपना गुलाम और अपनी राज्य में मिला लेना, उसको ही साम्राज्यवाद कहते हैं, ठीक है? उसकी विशेषता क्या होती है? तो कुछ विशेषता मैंने लिखी है, जैसे कि विस्तार करना, फैलाना, नियंत्रण करना, यानी कि कंट्रोल करना, है ना? ये भी तो होगा। अब आप किसी देश के राजा बन गए हो, तो आप उस पे कंट्रोल करोगे डेफ़िनेटली। और उस देश का शोषण करने, जैसे कि अंग्रेज़ों ने हम हमें बेसिकली एक तरीके से हमारा शोषण किया कुछ सालों तक, ठीक है? सैन्य बल, यानी कि जो बिना सैन्य बल के आप किसी भी देश को अपना अधीन नहीं बना सकते, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके रिज़ल्ट क्या रहे, प्रभाव क्या पड़े? कि भई उपनिवेशवाद बढ़ा। ये उपनिवेशवाद का तो एग्ज़ाम्पल है। आर्थिक शोषण बढ़ा लोगों का, हमारा भी तो किया उन्होंने। हमें ही महँगे सामानों पे, महँगे दामों पे हमारा ही सामान बेच रहे हैं, ठीक है? उसको मतलब अपने देश में ले जाके अपनी फैक्ट्रियों में बना के हमें उस सामान को सेल कर रहे हैं महँगे दामों पे, है ना? यानी कि कोई चीज़ हमसे ₹10 की खरीद रहे हैं, उसे ही हमें ₹100 की बेच रहे हैं, तो कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया ना? तो ये शोषण है आर्थिक रूप से। सांस्कृतिक प्रभाव जो है वो पड़ा, जैसे कि आज हम जो वेस्टर्न कल्चर है, ठीक है? उनको हम फ़ॉलो करते हैं, उनकी लैंग्वेज बोल रहे हैं। हम इनडायरेक्टली उनकी, जैसे कि मैं अभी देखो इनडायरेक्टली ये क्या है? ये वेस्टर्न कल्चर ही तो है। हमारी भाषा में, हमारे चाल-ढाल में, हमारे रहन-सहन में सब कुछ है, सब जगह पे सांस्कृतिक प्रभाव डालता है हमारे ऊपर और हमारी पॉलिटिक्स में, है ना? आज जो हमारे देश में पार्लियामेंट है और जो लोकतंत्र है, ये कहाँ से है? ये उसी की देन तो है, ठीक है?
तो ये जो साम्राज्यवाद है, मैंने आपको बताया ना पुराना, बहुत ज्यादा पुराना है। तो ये अशोक के टाइम से भी पुराना है, ठीक है। महाभारत, रामायण, आप इनको एग्जाम्पल में ले सकते हो, ठीक है। अपने एग्जाम, अपने देश के हिसाब से जो आपको सही लगता है आप उसे याद रख सकते हो। उसके अलावा रूस की नवीन आर्थिक नीति यानी कि NEP, ये क्या है भाई, इसमें क्या है, कह रहे हैं कि इस सन 1921 में इसको लागू किया गया, ठीक है। बेसिकली जो रूस है, आपको पता है रशिया एक साम्यवादी देश है, तो उसी को हम यहाँ पे नैप कह रहे हैं, ठीक है। यानी कि उसकी जो आर्थिक नीति है वो कैसी है, साम्यवाद, सब कुछ सरकार देखेगी, निजी क्षेत्रों का कोई भी हस्तक्षेप वहां पे नहीं होना चाहिए, इस तरीके की सोच इसमें देखने को मिलती है। तो आपको पता है हमारा देश कैसा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला, जहाँ पे, सॉरी, जहाँ पे पूंजीवाद भी है और साम्यवाद भी है, ठीक है। कुछ काम सरकार संभालती है और कुछ काम प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दिया हुआ है कि आप इसको देखो, ठीक है। और ये व्लादिमीर लेनिन करके जो है, उनके द्वारा अपनाया गया था, इसे साम्यवाद की स्थापना के रूप में लाया गया है। इसमें क्या है कि भाई बाजार उद्योग की ओर संक्रमण आपको देखने को मिलता है, यानी कि निजी व्यापार को बढ़ावा देना, लेकिन निजी व्यापार कैसा, जिसमें कि सरकार की पकड़ हो, ठीक है, सरकार उस पर कंट्रोल करे पूरी तरीके से, उसी को कहते हैं बाजार उद्योग। वैसे बाजार उद्योग का मतलब होता है कि बाजार पे छोड़ देना, कि वो अपने हिसाब से डिसीजन लेगा। लेकिन यहाँ पे साम्यवाद में क्या होता है, जो निजी हाथ में भी अगर कोई काम दिया गया है तो उसको भी सरकार ही कंट्रोल करेगी, सरकार के हिसाब से चलना पड़ेगा उनको, ठीक है। उसके अलावा कृषि क्षेत्र में सुधार इसमें करना बेसिकली एक मेन जो काम था वो कृषि क्षेत्र में, क्योंकि देखो साम्यवाद का मतलब क्या है, साम्यवाद सरकार होती है तो सरकार सभी को देखती है उसमें, ठीक है। गरीब को भी, अमीर को भी, सभी को एक कैटेगरी में लेके चलती है, सबको देखो एक लाइन में खड़ी कर देगी, जितने भी पूंजीपति हैं सब एक लाइन में, जितने भी किसान हैं वो एक लाइन में, अपनी डिमांड रखेंगे कि भाई मुझे ये काम, मुझे ये वाला इतने पैसे चाहिए, सरकार उसको पैसे देगी, खत्म बात, तू निकल, दूसरे वाले को आने दे। तो इस तरीके से काम चलता है ना, कि सरकार के नजरों में, साम्यवाद में सभी लोग समान होते हैं, कोई पूंजीपति नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। सरकार सर्वसर्वा होती है। उसके अलावा राज्य का नियंत्रण यहाँ पे आपको मिलता है, वही सेम चीज। परिणाम में क्या आया, इसके रिजल्ट क्या निकले कि भाई आर्थिक सुधार हुआ रूस का, ठीक है। और साम्यवाद की दिशा में कदम देखने को मिले। अब देखो ये जो समय है आपको देखने को मिल रहा है कि 21, यानी कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी पहले वाली बात है, ठीक है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय था, जब भी इस तरीके की जो है उन्हें वो अपनाई, क्योंकि उस समय रूस बहुत ज़्यादा पावरफुल था, अमेरिका के टक्कर पे था, ठीक है। ये दो ही देश तो थे, है ना, बाकी के जर्मनी वगैरह जो थे बेचारे वो तो बाद में ही, पहले ही खराब हो गए, ठीक है। थर्ड वर्ल्ड यानी कि जो शीत युद्ध से पहले ही उनका मतलब बंटाधार हो गया था। उसके अलावा अंत क्या है इसमें, इसका अंत 1928 में स्टॉलिन के सत्ता के आने से नैप समाप्त हुआ, ठीक है। तो बेसिकली कुछ जो ये जो नीतियां थी, जो पॉलिसी मतलब अपनाई गई थी रशिया के द्वारा, ये 28 तक आते आते इसको खत्म कर दिया गया था, ठीक है। अब देखो नैप साम्यवाद व्यवस्था तो है, लेकिन नैप में कुछ स्पेशल चीजें हैं, ठीक है। यानी कि जैसे कि राज्य का नियंत्रण को बढ़ाना, कृषि क्षेत्र में विकास करना, तो ये सब चीजें हैं इसमें, आपको ये याद रखनी है, ठीक है। उसके अलावा फांसीवाद। अब फांसीवाद क्या होता है, एक होता है फांसीवाद, एक होता है नाजीवाद। अब इनको समझ लो, ये थोड़े से टफ बेसिकली हो लगते हैं लोगों को, क्योंकि ये थोड़ी कंफ्यूज करने वाली चीज़ है। तो फांसीवाद जो है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो फांसीवाद है वो 20 सेंचुरी में, यानी कि 20वीं सदी में शुरू किया गया था। इसकी जो स्थापना थी वो इटली में की गई थी। इटली आपको पता है, मैंने आपको दिखाया था इटली, दिखाया था दोबारा से। तो ये आपका दिख रहा है आपको, ये इटली, ये इटली है, ठीक है। यहाँ पे इतना बड़ा हो गया ये, ठीक है, ये इटली है। तो ये इटली की बात कर रहा है, हिटलर के द्वारा, यानी कि वहाँ पे जो लीडर था, हिटलर नहीं था वो, उसका नाम था बेनिटो, ठीक है, बेनिटो मुसोलिनी करके वहाँ के जो राष्ट्रपति है, जो भी प्रधानमंत्री है, जो भी उनको कह लो, वो थे। बेसिकली ये साम्यवाद टाइप के ही थे, कंट्रोल करना, दूसरों के राज्य को हड़प लेना, इस तरीके की जो है इनके अंदर खुराफाती चीज चलती रहती थी।
ठीक है, यानी कि कंट्रोल करना। इनका जो है ये था कि यूरोप को अपने हाथ में कंट्रोल में लेना पूरे तरीके से, है ना। बेसिकली जर्मनी में और इटली के जो जर्मनी के जो थे वो तो ये थे हिटलर, और इटली के बोलिनिटो करके जो ये थे, ठीक है। अब इनको मुझे ये नहीं पता कि ये राष्ट्रपति थे या वहाँ पे प्रधानमंत्री थे, ये मुझे इतना कंफर्म नहीं है। आप जो है एक बार चेक कर लेना गूगल पे। तो इन लोगों ने जो है इसको अपनाया। बेसिकली ये जो फांसीवाद था ये इटली में अपनाया गया था, और जो नाजीवाद था उसे हम जर्मनी में पढ़ेंगे, ठीक है, वो जर्मनी में अपनाया गया था। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कुचलना, ठीक है, यानी कि वही साम्यवाद वाला, कि आप स्वतंत्र नहीं हो। अपने को पता ही है हिटलर ने कैसे मारा लोगों को, तो ये वैसी तरीके की विचारधारा वाली जो है एक नीति थी, ठीक है। इसमें तानाशाह को बढ़ावा देना है, सैन्यवाद बढ़ाना, और विरोधी अलगाववादियों का दमन करना, यानी कि जो उनके खिलाफ बोलेंगे उनको काट देना, उनको मार देना, ठीक है। तो इस तरीके की सोच वाली जो है ये व्यवस्था होती है। इसका जो प्रभाव था वो क्या था, इसी की वजह से दूसरा जो वर्ल्ड वॉर है वो आपको देखने को मिला, ठीक है। इससे बढ़ावा मिला हिंसा को। और आज का जो एग्जाम्पल है वो साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया में देखेंगे आप तो इंडिपेंडेंट नहीं है लोग, लोकतंत्र वहाँ पे नहीं है, ठीक है। एक होता है नाजीवाद। तो नाजीवाद अति दक्षिणपंथी राजनीति, बेसिकली जो पुरानी सोच वाले जो लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं दक्षिणपंथी, ठीक है, यानी कि इसकी सोच पुरानी है। तो ऐसी ही सोच को लेके ये नाजीवादी व्यवस्था को अपनाया गया था हिटलर के द्वारा, ठीक है, जर्मनी में 1930 के समय में इसको फॉलो किया गया था। दूसरे विश्व युद्ध में प्रमुख शक्ति बना, जो बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो जर्मनी था वो पावरफुल था, आपको पता ही है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सॉरी, अन्य राष्ट्रों को जर्मन के लिए खतरा साझा समझा गया, और नस्लियत श्रेष्ठता यहाँ पे बेसिकली उसको बढ़ावा दिया गया। यहाँ पे जो आर्यंस थे इनको सबसे ऊंचा दर्जा मिला, और जो यहूदी थे, आपको पता है अपनी पता नहीं अपनी 11वीं 12वीं क्लास में वो नॉवेल्स आते हैं ना, डायरी करके, माई लास्ट डायरी करके जो है, एनावेला पता नहीं क्या नाम था उस लड़की का। तो उसने जो डायरी लिखी तो यहूदियों को मारा गया था वहाँ पे, तो ये उसी के बारे में आपको मिलेगा। और तानाशाही शासन होता है इसमें, सैन्यवाद को बढ़ावा, वही सेम जैसे कि हमने फांसीवाद में पढ़ा, हिंसा और जो उत्पीड़न है उसको बढ़ावा देना, ठीक है। लाखों लोगों की हत्या करी थी इसने यहूदियों की, ताकि तभी तो यहूदी भाग के जो है फिलिस्तीन जो इसराइल है, सॉरी, इसराइल आ गए थे। तो इसराइल बेसिकली जो देश था वो बाद में बना था, पहले नहीं था। इसराइल कहाँ पर है, इसराइल आपका, नहीं मैं दिखाता हूँ आपको। एक तो यार ये मुझे, मैं इसको कम यूज़ करता हूँ इसलिए मुझे दिक्कत होती है इसे यूज़ करने में। तो ये आपका है, इसराइल आपका यहाँ का ही है। मैं इसको इरेज करता हूँ, एक मिनट। ये दिख रहा है आपको छोटा सा व्हाइट कलर में, ये इसका बहुत ज़्यादा हाइट बड़ी है, छोटी करनी पड़ेगी। इसराइल यहाँ पर है आपका, ठीक है, इस वाले एरिया में, ठीक है। ये है आपका इसराइल, यहाँ पे इधर कहीं वाइट वाला जो आप दिख रहा है ना, ये आपका डॉट, ये इसराइल को दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे ये ज़्यादा जूम नहीं हो पा रहा है, ये तो मैं आपको दिखाता सही से। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना आपको वाइट कलर में, यहाँ पे इसराइल है, छोटा सा जो देश है। तो ये लोग यहाँ पे भाग के आ गए थे, अमेरिका ने इनको यहाँ पे जगह दी थी कि आप यहाँ पे रहोगे आप, ठीक है। तो ये इसराइल का रहा, यहूदियों का जो देश है वो इसराइल है आज, इसीलिए। तो यूरोप से जो है वो प्रस्थापित करके वो एशिया में आ गए थे, पश्चिमी एशिया में, ठीक है। तो आपको याद रखना है। बाकी कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और सपोर्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा, मुझे फीडबैक दे सकते हैं आप अपना कमेंट करके, कि जो भी वीडियो आपको जैसी भी लगी आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।